नमस्कार, मेरा नाम मोनीश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं मुख्यतः चार चीजों पे। सबसे पहला, क्या प्रशांत किशोर का जो बदलाव रैली था 11 अप्रैल को वो फ्लॉप हो चुका है। दूसरा, क्या प्रशांत किशोर सच में बीजेपी की बी टीम है। तीसरा, क्या कांग्रेस अकेले लड़ना चाहती है दिल्ली की तरफ, बिहार में भी चुनाव। और चौथा, क्या इन तीनों चीजों से राजद को फायदा होने वाला है या घाटा, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 11 अप्रैल को जो बदलाव रैली हुई थी, जिसमें प्रशांत किशोर ने यह वादा किया था कि करीब करीब बिहार के 5 लाख लोगों को मैं यहां पर बटोर कर उनका संबोधन करूंगा। लेकिन मुश्किल से 5 से 6 हजार लोग वहां पहुंचे, ऐसा रिपोर्ट्स बता रहे हैं। और उसमें मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं था कि मैं किस लिए आया हूं। काफी सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार को देखने आया हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तेजस्वी यादव को देखने आई हूं। तो ऐसे कई सारी महिलाएं रिपोर्टर्स को मिल गई। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या प्रशांत किशोर का जो दावा है कि 5 लाख लोग आने वाले थे और करीब करीब 3 से 4 लाख लोग सड़कों पर फंसे रह गए, ये दावा कितना सच है? तो गांधी मैदान का जो एरिया है करीब करीब 60 एकड़ के आसपास है। और मैंने काफी सारा सर्च किया तो पता चला कि 5 लाख लोगों की आराम से यहां पे खड़े होने की कैपेसिटी है। लेकिन अगर आप लोगों को बैठाते हैं तो मुश्किल से 2 से 3 लाख लोगों की बैठने की स्थिति वहां पे बन सकती है। इससे ज्यादा लोग वहां बैठ नहीं सकते। अगर खड़े रहते हैं तो 5 से 6 लाख लोग वहां पे आराम से खड़े होकर आराम से आपका भाषण सुन सकते हैं। अब पहली बार गांधी मैदान में हुआ कि 5 लाख लोगों का व्यवस्था कुर्सियों के रूप में कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी भी आते हैं तो मुश्किल से 50 से 60 हजार कुर्सियां लगाई जाती हैं और बाकी जगह पे खड़ा किया जाता है लोगों को, इसलिए क्योंकि अगर कुर्सियां खाली एक बार न्यूज रिपोर्टर्स को दिख गई है, कैमरे में आ गया, तो वो आपकी रैली फ्लॉप साबित होने लगती है। अगर कुर्सियां भर गई, उसके बाद कुछ लोग खड़े हो गए, तो आप दूर से अगर वीडियो बनाओगे तो वो रैली जो है काफी भव्य दिखती है। अब प्रशांत किशोर जो एक मास्टरमाइंड अपने आप को बताते हैं, लेकिन यहां पर वो थोड़ी सी चूक कर गए। इतना भरे मात्रा में कुर्सी लगाना सबसे बड़ी ये पहली भूल थी उनकी। दूसरी भूल ये थी कि 5 लाख लोग बुला लेना अचानक से एक नए पार्टी होकर, एक नए चेहरा होकर के, दैट इज टोटली इम्पॉसिबल इन बिहार। कोई भी बिहार वासी जो एक पढ़ा लिखा है वही प्रशांत किशोर को अभी जानता है। जो आम लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिहार में मेजोरिटी में हैं, वैसे लोग अभी प्रशांत किशोर को नहीं जानते, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है अभी सोशल मीडिया चेहरा है। बहुत कम जगह पे उनका आगमन हुआ और बहुत कम लोग उनको पर्सनली देखे हैं। जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार हैं, ये हर ब्लॉक में करीब करीब बहुतों बार चले गए हैं। जिसके कारण हुआ यह है कि वहां के लोग कम से कम इनको एक बार देख चुके हैं, इनके भाषण को सुन चुके हैं। तो उनके लिए लोगों को बुलाना, एकत्रित करना बिल्कुल आसान है। लेकिन वही अगर प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे थे कि 5 लाख लोग आने वाले हैं, तो उसी समय मैंने कह दिया था, एक वीडियो भी मैंने बना दिया था कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। और हुआ यूं ही। अब 7 से 8 मिनट में भाषण में उन्होंने खत्म किया और ये कहते हुए खत्म कर दिया कि भाई प्रशासन ने मेरा साथ नहीं दिया। अब प्रशासन कैसे साथ दे भाई? डीएम, जो वहां के पटना के जो डीएम थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में उन्होंने दिखाया कि गांधी सेतु, दीघा ब्रिज और जेपी सेतु, तीनों का वीडियो उन्होंने डाला और कहा कि यहां पे कोई जाम नहीं लगा हुआ है। 11 अप्रैल की वारदात थी। अब 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर एक तरफ दावा करते हैं कि उनकी काफी सारे लोग जाम में फंसे रह गए, और दूसरी तरफ डीएम ने ये वीडियो जारी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। 11 अप्रैल का ये स्थिति था तीनों सेतुओं का, और तीनों जगह पे आवागमन बिल्कुल आसानी से चल रहा था। लेकिन अब सच्चाई इसमें क्या है? अब सच्चाई इसमें यह है कि प्रशांत किशोर सच में वो रैली उनकी फ्लॉप रही। और फ्लॉप होने का कारण यह था कि अगर 5000 लोग भी खड़े होके कम से कम वो भाषण देखते तो थोड़ा सा अच्छा लगता। लेकिन आपने करीब करीब 2 से 2.5 लाख कुर्सियां लगवा दी। 2 से 2.5 लाख कुर्सियों में अगर 5000 कुर्सियां भरी, तो अगर आप वीडियो बनाओगे ना, तो वो वीडियो जो है पूरी तरीके से फ्लॉप दिखेगी। अगर वही काम ये हुआ रहता कि कुर्सियों का व्यवस्था नहीं हुआ रहता, या कम से कम 1000-2000 कुर्सियों का ही व्यवस्था किया गया रहता आगे वीआईपी सीट्स के लिए, और बाकी सारे लोगों को पीछे खड़ा किया गया रहता, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता। 5 लाख लोग एकत्रित करना थोड़ा सा, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो बिहार में करीब करीब 535 ब्लॉक हैं। अब 5 लाख लोगों को बुलाना है तो हर एक ब्लॉक से करीब करीब 1000 लोगों को बुलाना होगा। और हर एक ब्लॉक से अगर आप बस में लोगों को ले जाते हैं तो कम से कम 50 बस, अगर 20 लोग एक बस में बैठते हैं, या अगर 50 लोग मान के चलते हैं अगर एक बस में बैठते हैं, तो करीब करीब 20 बस आपको ले चलने पड़ेंगे हर ब्लॉक से। और हर गांव से करीब करीब 20 से 25 लोग आपको वहां से ले चलने पड़ेंगे। तो ये कुछ कैलकुलेशन था जो प्रशांत किशोर शायद नहीं कर पाए। अपने आप को राजनीतिज्ञ बताते हैं, अपने आप को ये बताते हैं कि मैं
जेडीयू का सलाहकार रहा, मैं बीजेपी का सलाहकार रहा, ऐसा कुछ वो बताते हैं। लेकिन यहाँ पे वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। अब उनका कहना यह है कि आने वाले 10 दिनों में मैं एक एक गांव में खुद पैदल घूमूंगा, और ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका कहना यह है कि प्रशासन ने यहाँ साथ नहीं दिया, लेकिन वहां जाने से, आप लोगों को पर्सनली मिलने से प्रशासन मुझे नहीं रोक सकता। अब देखना है। लेकिन दूसरा जो आरोप राजद उन पे लगा रहा है कि बीजेपी की बी टीम की वो रैली थी और प्रशांत किशोर जो है इंडिविजुअली नहीं लड़ रहे हैं, उनको फंड जो है वो बीजेपी कर रही है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखा जो बड़ा अच्छा लगा कि फंड इनके पास कहां से आ रहा है। एक आम आदमी, एक कॉर्पोरेट का आदमी, अगर मैं ऐसे भव्य रैली अगर मेरे को करना हो तो करीब करीब इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। अगर आप बस का सबका किराया जोड़ो तो 2 से 3 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए थे। अगर सही से कैलकुलेशन किया जाए तो 2 से 3 करोड़ आराम से उसमें रुपए खर्च हुए होंगे। अगर खाना पीने का भी ले लो तो 4 से 5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। एक कॉर्पोरेट व्यक्ति के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च करना कहां से पॉसिबल है। प्रशांत किशोर ऐसा नहीं है कि उनका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, वो राजा महाराजा खानदान से आता है, ऐसा भी नहीं है। दूसरा बात ये भी नहीं है कि वो बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं जिनके पास काफी सारा काला धन उनके पास पड़ा हुआ, ऐसा भी नहीं है। आम आदमी है, आम कॉर्पोरेट्स के आदमी है, और उनके पास 4 से 5 करोड़ रुपए आए कहां से। इसलिए अब थोड़ा सा ये शक के घेरे में आते हैं कि भाई इतना फंड इनके पास आ कहां से रहा है। अब राजद ने इन पे लगा दिया है आरोप कि भाई ये बीजेपी की बी टीम की तरह कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा बिहार का हम जातीय जनगणना समझ लें कि बिहार में एक्चुअली होता क्या है। तो बिहार में मेजोरिटी जो वोट्स हैं वो मुस्लिम के पास है, 17%। यादव हैं वो करीब 14 से 15% है। तो ये दोनों जो वोट लेकर के राजद नंबर 1 पार्टी बनी हुई थी, अब उसको तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास जो मेजोरिटी वोट है वो सामान्य वर्ग का, और सामान्य वोट जो है बहुत कम परसेंटेज में है। अब कुछ पिछड़ा, अति पिछड़ा वोट अगर बीजेपी को मिल रही थी तो वो नीतीश कुमार के गठबंधन के कारण मिल रहा था, और कुछ और जो अति पिछड़ा का वोट मिल रहा था वो चिराग पासवान के गठबंधन के कारण मिल रहा था। तो ये तीनों लोगों के गठबंधन के कारण सामान्य, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्गों का कुछ वोट वो लोग लेके एक अच्छा खासा सीट वहां पे ले रहे थे। लेकिन अब बीजेपी को लग रहा था भाई नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार रहे हैं, चिराग पासवान भी वहीं के हैं, अगर उनका मूड चेंज हो गया तो क्या होगा। तो बीजेपी ने यहाँ पे एक गेम खेला है। वक्फ बिल लागू होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम वाला एंगल बन रहा है। अब हिंदू मुस्लिम वाला जब एंगल बन रहा है तो यादव जो 17%, 14% है, और जो बाकी पिछड़ा, अति पिछड़ा लोग हैं जो हिंदू हैं वो लोग एकत्रित हो रहे हैं, साथ में जो मुस्लिम हैं वो अलग एकत्रित हो रहे हैं। अब इससे जो है बीजेपी को जो यादव का वोट लेना था उसमें से वो फुटकाने में थोड़ी सी कारगर साबित हो रही है। लेकिन बीजेपी है, बहुत दिमागी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब उन्होंने कहा कि बाई चांस अगर ये काम नहीं किया बिहार में, क्योंकि यादव, तेजस्वी यादव हैं और यादवों का वोट वो आसानी से ले सकते हैं, मुस्लिम का वोट कभी बीजेपी को मिलना नहीं है। तो अब इन्होंने एक गेम खेला कि प्रशांत किशोर को ऐसे ऐसे मुद्दे दे करके बिहार में भेजा जाए जिससे बिहार वासी इनके तरफ से कुछ लोभ में उधर वोट कर दें। अब आपको सोचना होगा कि प्रशांत किशोर किसके वोट पे टारगेट कर रहे हैं, तब आपको क्लियर होगा कि क्या प्रशांत किशोर सच में बीजेपी के बी टीम की तरह कार्य कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर अभी जो टोटली जो वार कर रहे हैं जो वोट पे, वो है यादव वोट, मुस्लिम वोट। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उनका मेन मुद्दा यही है कि बिहार में इंडस्ट्री बैठाया जाए, बिहार में अच्छी इंडस्ट्री हो, बिहार के लोगों को बाहर पलायन करने ना जाना पड़े। कभी वो मुस्लिम के यहाँ इफ्तिकार पार्टी करने चले जा रहे हैं, कभी यादव के गांव में पैदल घूम रहे हैं। अब इससे साफ साबित होता है कि वो कहीं ना कहीं मुस्लिम का वोट और कहीं ना कहीं यादव का वोट प्राप्त करने में ज्यादा रुचि रख रहे हैं। अब ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे कि क्या प्रशांत किशोर सच में बीजेपी की बी टीम की तरह कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दो जो क्वेश्चन है, पहला फंड कहां से आ रहा है, दूसरा ये कि वो जिस वोट पे वार कर रहे हैं, जो वोट वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी ये साबित होता है कि वो बीजेपी के बी टीम की तरह कार्य कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं राजद और महागठबंधन का वोट काटने का काम कर रहे हैं। अब तीसरी बात, क्या कांग्रेस सच में बिहार में अकेले लड़ना चाहती है और क्या इससे राजद को फायदा होगा। तो कांग्रेस जो है दिल्ली में ऑलरेडी एक गलती कर चुकी है, आपसे अलग होकर के, अलग अलग लड़ाई करके ऑलरेडी एक गलती कर चुकी है। यहां पे उसको काफी करारी हार झेलनी पड़ी, 0 सीट्स है। अब यहां पे कन्हैया कुमार थोड़े से लोभी बने फिर रहे हैं, अपना अलग एक प्रचार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, उन्होंने अपना एक अलग प्रचार किया। अब सोचना यह है कांग्रेस को कि कन्हैया कुमार को चंद फायदे के लिए, अपना सीएम अपने आप को घोषित करने के लिए कन्हैया कुमार कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका देंगे अगर उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस बिहार में अकेले लड़ेगी, या उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने अगर ये साफ साबित कर दिया कि कांग्रेस बिहार में अकेले लड़ेगी, तो यहां पे उनको 0 सीट्स आने हैं। ये भी कंफर्म है, क्योंकि
कांग्रेस का 1995 के बाद धीरे धीरे लगातार सीट्स गिरता रहा। 2015 में हालांकि 27 सीट्स आई थी, वो भी इसीलिए आई थी क्योंकि उन्होंने गठबंधन से चुनाव लड़ा था। 43 सीटों पे चुनाव लड़ा था और 27 के आसपास उनको सीट मिली थी। उसके बाद लगातार उनकी सीट्स की संख्या गिर रही है। अब इस समय अगर कांग्रेस ये कहती है कि नहीं मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, तो सीधा सीधा उसका फायदा बीजेपी को होगा, सीधा सीधा उसका घाटा राजद को होगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस अभी तक राजद के साथ लड़के राजद का वोट प्राप्त करने में सक्षम थी। अगर वो अकेले लड़ती है तो डेफिनेटली वो राजद का वोट काटेगी। सामान्य वर्ग कभी भी कांग्रेस को अब वोट नहीं करने वाला, क्योंकि उसने वह बिल का रिजेक्शन वहां पे जो किया उसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव पे पड़ रहा है। अब अगर कन्हैया कुमार थोड़े से लोभी ना होकर के, लालची ना होकर के राजद के साथ गठबंधन ठीक से लड़े, तो जो उनका वोट बैंक है वो प्रशांत किशोर के काटने से नहीं कटेगा। कांग्रेस पे ये डिपेंड करता है कि प्रशांत किशोर के सच में बीजेपी की बी टीम की तरह जो कार्य कर रहे हैं उसमें वो सफल होते हैं या असफल होते हैं, ये कांग्रेस पे निर्भर कर रहा है। अब राजद को इसमें क्या चाहिए? राजद को सबसे पहले चाहिए कि इसका जो यादव और मुस्लिम वोट है इस पे तगड़ा शिकंजा कस ले। दूसरी बात यह है कि जहां पे जैसे हमारा विधानसभा क्षेत्र है, यहां पे राजपूत बहुल क्षेत्र है, और यहां पे जब भी राजद ने राजपूत सीट दिया है तब तब बीजेपी यहां हारी है, और जब भी राजद ने यहां पे राजपूत सीट नहीं दिए हैं तब तब राजद यहां पूरी तरीके से हारे। अब इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि राजद को सबसे पहले मुस्लिम और यादव वोट पे शिकंजा कसना होगा, और जहां पे राजपूत बहुल क्षेत्र है जैसे कि गुरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र, ऐसे जगहों पे राजपूत को टिकट दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर कांग्रेस अलग हो, प्रशांत किशोर बी टीम की तरह काम करे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राजद की सरकार बन जाएगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि राजद के लोगों को अभी के अभी मुस्लिम और यादव वोटों पे शिकंजा कसना चाहिए, और एक ही मूल मंत्र है कि जहां पे राजपूत बहुल क्षेत्र हो या ब्राह्मण बहुल क्षेत्र हो या भूमिहार बहुल क्षेत्र हो, वहां पे उनको सीट दे दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर राजद को जीतने से कोई नहीं रख सकता, दैट्स माय गारंटी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो।